अपना भारत टाइम्स स्वतंत्र पत्रकारिता पर विश्वास करता है। हम समाज के हर पहलू को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अन्य को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि कोई त्रुटि होती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम भारत सरकार के विभिन्न नियमों के अंतर्गत पंजीकृत हैं। गाजीपुर के इतिहास की पहली महिला छात्र नेता, जिसने पीजी कॉलेज से छात्र चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था और अब आदर्श युवा विधायक के अवार्ड से सम्मानित की गई, सदर गाजीपुर की विधायिका संगीता बलवन। नंदगंज चीनी मिल की बात, अस्पताल में सर्जन डॉक्टर की बात, विधायक निधि का इस्तेमाल, सीधा सवाल डॉक्टर संगीता बलवन के साथ एबीटी न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी न्यूज यानी अपना भारत टाइम्स। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनपद गाजीपुर की सदर विधायिका संगीता बलवन जी। हम उनसे खास बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों के ऊपर उनकी राय लेंगे। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विधायिका जी, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है कि अभी अभी जो ताजा खबरें हैं वो ये हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम गन्ना किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया है। तो गन्ना किसानों की बात हो रही है तो चीनी मिल की बात होती है, और जब चीनी मिल की बात होती है तो याद आता है जनपद गाजीपुर का नंदगंज का चीनी मिल। तो उसके लिए आप लोगों ने किस तरह का प्रयास किया है? गाजीपुर के भाई लोग उसमें काम करते थे, उनका रोजी रोजगार चलता था, उनके परिवार का भरण पोषण चलता था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज की डेट में वह चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है। और जब मैं 2017 में विधायक चुनी गई तो उससे पहले का ही ये बंद पड़ा है, और हमारी इच्छा थी कि मैं इस समस्या को माननीय मंत्री जी के सामने रखूंगी, विधानसभा में रखूंगी कि चीनी मिल को पुनः चालू किया जाए ताकि गाजीपुर की बेरोजगारी दूर हो, युवा हाथों को काम मिले। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने विधानसभा के 301 नियम के अंतर्गत इस समस्या को उठाया, आवाज उठाया कि गाजीपुर नंदगंज का चीनी मिल पुनः चालू होना चाहिए। और इस आवाज को मैंने उठाया भी, आप लोगों ने देखा भी होगा। और उसके बाद एक पत्र भी मुझे माननीय मंत्री जी का आया, और उस पत्र में यह लिखा गया कि गाजीपुर के चीनी मिल को पुनः चालू करने के लिए निजी निवेशकों से बातचीत हो रही है ताकि उसे पुनः चालू किया जाए। और कई माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनकी पहल पे कई चीनी मिलों को चालू भी किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गाजीपुर का नंदगंज का चीनी मिल भी चालू होगा। और इसके लिए केवल हमने ही आवाज नहीं उठाया, गाजीपुर के और भी तमाम माननीयों ने आवाज उठाया है गाजीपुर के हित के लिए। और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि सरकार इस पे ध्यान देते हुए उसे पुनः चालू कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ये कहा जा रहा है कि कई सारे जनपद को चुना गया है, उन जनपदों में गाजीपुर का भी नाम है। तो ये योजना, जहां तक हमारी जानकारी है कि प्रवासी जो मजदूर आए हैं उनको रोजगार देने के मकसद से बनाई गई है। तो इस योजना को लेकर या इस तरह का आप लोगों की तरफ से क्या कार्यक्रम? कोविड-19 की महामारी में हम सबने देखा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से काफी लोग बाहर, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, अन्य प्रांतों में जा जाके कमा रहे हैं और कमाने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। और जब लॉकडाउन हुआ तो उनके हाथों को काम मिलना बंद हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, कारखाने बंद हो गए थे, तो उनके पास रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं रहा और वह पुनः अपने मिट्टी में, अपने प्रदेश में, अपने जिले में आने को इच्छुक हुए। और काफी मजदूरों ने आवाज उठाया कि ट्रेन चालू किया जाए, बस चालू किया जाए और मुझे पहुंचाया जाए अपने अपने जनपद में। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की सरकार ने इसमें काफी तत्परता दिखाया और पूरी मुस्तैदी के साथ एक सूची बनवाई गई हम लोगों से
हमने भी सूची बनाई, बैठ के पूरी तरह से हम लोग कई लोग मिल के सूची बनाते थे। जितने हमारे पास फोन आते थे, व्हाट्सएप आते थे कि मैडम मैं इस प्रांत में फंसा हूँ, यहाँ फंसा हूँ, तो उसकी एक हम लोग सूची बनाए थे और कई दिन लगा इस सूची को बनाने में। जैसे जैसे फोन और व्हाट्सएप आते थे हम लोग बनाते थे और पूरी सूची तैयार करके हम लोग सरकार के पास भेजे थे और भेजने के बाद काफी लोग वापस भी आए। तो जब वो लोग वापस आए तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सोचा कि ये जो मजदूर हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं, ये हमारी पूंजी है, ये हमारी संपत्ति है, इन्हें हमें अपने प्रदेश में रखना है। क्यों न मैं इन्हें इतना रोजगार दे दूं, इनके हाथों को काम दे दूं कि ये अपने प्रदेश में रहकर ही अपने परिवार को चला सके। और ऐसा सोचकर वो अन्य प्रदेशों से आए हुए मजदूरों की सूची तैयार करवाएं। उस सूची में नाम, पता, उसकी योग्यता, किस क्षेत्र में वह आगे काम कर सकता है। जैसे कुछ लोग अच्छी पेंटिंग का काम करते हैं, कुछ लोग अच्छे बढ़ई का काम करते हैं, कुछ लोग अच्छे लोहे से संबंधित काम करते हैं। जिस क्षेत्र में भी वो अच्छा काम करे उसकी एक सूची बन रही है और वह सूची बनने के बाद उस तरह से अपने उत्तर प्रदेश में उनको कहीं न कहीं समायोजित करने का सरकार का प्लान है। और हमें लगता है कि यह प्लान आने वाले दिनों में शीघ्र ही पूर्ण होगा और हमारे जो प्रदेश के मजदूर हैं, इन्हें बाहरी प्रदेशों में न जाकर अपने प्रदेश में ही काम मिलेगा। ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे। सदर विधानसभा क्षेत्र की बात है तो सदर विधानसभा क्षेत्र में जो महिला अस्पताल है उसमें सर्जन डॉक्टर्स की कमी है, तो ये समस्या काफी दिनों से चली आ रही है, तो इसके ऊपर आपका क्या प्रयास रहा? देखिए, हमारे गाजीपुर हॉस्पिटल में एक सर्जन की कमी है, सर्जन नहीं है। और केवल ये गाजीपुर में ही नहीं, पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरह से शासन प्रणाली ने या किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो या कोई क्षेत्र हो, कभी ध्यान नहीं दिया और उसका खामियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। और सर्जन न होने की वजह से जिले में काफी लोगों को दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों को देखते हुए जब मैं महिला बाल विकास समिति की सभापति थी तो मैंने तब भी इस प्रश्न को उठाया था, पूरी मुस्तैदी के साथ इसको विधानसभा में भी उठाया था, 301 में भी उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी तक लिखा, अपने माननीय चिकित्सा मंत्री जी को लिखा। और लिखने के बाद मेरा हर तरह से प्रयास रहा कि किसी भी तरह यहाँ पे सर्जन आ जाए। जब मैं सभापति थी तो इसकी स्वीकृति भी मिल गई थी। कई नाम सजेस्ट किया था कि जो पास में हमारा बनारस है वहीं से किसी को अटैच भी कर दिया जाए तो एक काम जो चलता है वो काम चलता रहेगा। अटैच का नाम भी चला गया था। हम लोगों को प्रमुख सचिव के साथ बैठक हुई थी तो हम लोगों को बताया गया, उस समय हमारे गाजीपुर के सीएमओ साहब भी वहाँ पर उपस्थित थे। हमारे यहाँ जिले में नाम भी सजेस्ट हो गया था कि फला ये आएंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद ही हमें रिपोर्ट मिला। हमें लगा कि ये कुछ दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगी कि अब सर्जन आ गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट मिली कि वो किसी भी जिस कारण से भी यहाँ नहीं आ पाए, तो काफी निराशा हुई। लेकिन जो इस समय सरकार की व्यवस्था है मेडिकल पे, जिस तरह से उसकी व्यापकता को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में केवल गाजीपुर जनपद में ही नहीं, प्रदेश में जहाँ जहाँ सर्जन नहीं है या कम है वहाँ हमें लगता है कि सर्जन की भरपाई होगी, सर्जन वहाँ पहुँचेंगे। आपने चाहे चीनी मिल की बात हो, चाहे सदर अस्पताल में महिला अस्पताल में डॉक्टर्स की बात हो, आपने आवाज उठाई इसके लिए और यहाँ व्यवस्था करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन कुछ विरोधी हैं जो ये आरोप लगाते हैं कि जो विधायक निधि का फंड होता है उसका 90% आप शिक्षा पे खर्च करती हैं, बाकी 10% आप ग्राम प्रधानों को दे देती हैं, लेकिन बाकी चीजों पे फिर क्या होगा? देखिए, जो भी यह आरोप लगा रहा है वो पूरी तरह से निराधार है। वो उसका तो पूरा बिल्कुल एक किताब निकलती है या ऑफिस में आप जाके सीढ़ियां देख सकते हैं कि विधायक निधि कहाँ कहाँ खर्च हुई है। निसंदेह शिक्षा पे आप बात कर रहे हैं, शिक्षा पे भी हमने दिया है, मैं इस बात को इनकार नहीं करती, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि निधि का 90% दे दिया है तो ये पूरी तरह से गलत है। और शिक्षा पे देने का हमारे उसमें रूल में हमारे
जो हमारा प्रारूप है उसमें प्रावधान है, तभी हम लोग दे पा रहे हैं। अगर प्रावधान नहीं रहता शिक्षा पे, सरकार की ये मंशा नहीं रहती कि जो गरीबों के विद्यालय हैं और उनकी व्यवस्था को अच्छी किया जाए ताकि वहाँ भी जो बच्चे जा रहे हैं अच्छे ढंग से पढ़ पाए, ये सरकार की मंशा ही है, तभी वहाँ पे हम लोग दे रहे हैं। ये गाइडलाइन में है तब हम वहाँ दे पा रहे हैं। गाइडलाइन में नहीं रहता तो कोई देता भी नहीं। और रही बात 90% देने की, तो यह पूरी तरह से निराधार है। हर क्षेत्र में हमने अपने निधि को खर्च किया है। आपने बखूबी अपना परिचय दिया है, आवाज उठाई है। शुरू से हमने देखा है कि राजनीतिक जीवन आपका जो रहा है, शुरू से आपने मुद्दों पर जनता के मुद्दों पर आवाज उठाती हुई आई हैं। आपको आदर्श विधायक का अवार्ड भी मिला, तो हम ये क्या उम्मीद करें कि हमारा सदर क्षेत्र, खासतौर से क्योंकि आप जिस क्षेत्र की विधायिका हैं उसमें शहरी क्षेत्र बहुत ज्यादा आता है, तो हम कब ये उम्मीद करें कि हमारा शहर, हमारा गाजीपुर शहर स्मार्ट बनेगा? देखिए, गाजीपुर शहर को स्मार्ट बनाने का पूरी तरह से मैं आज से नहीं, जब मैं छात्र जीवन में थी तब से मैं सोचा करती थी कि कभी हमारा गाजीपुर भी एक विकसित सिटी के रूप में दिखे, ताकि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो एक लगता है कहने में कि लोग कहते थे बड़ा पिछड़ा ये क्षेत्र रहा है, यहाँ कुछ उस तरह की सुविधाएं नहीं है। लेकिन जब हमारे माननीय मंत्री जी थे, रेल राज्य मंत्री माननीय मनोज सिन्हा जी, तो एक विकास का एक द्वार खुला, काफी चीजें हुई केंद्र में मंत्री होने की वजह से। और हम लोग विधायक हैं, 3 विधायक हैं यहाँ पे, तो केवल गाजीपुर सिटी को ही नहीं, पूरे गाजीपुर को, चाहे वो ग्राम हो या शहर हो, सबको हम लोग सोचते हैं कि विकसित हो। और उस कड़ी में जितने भी काम बन पड़ते हैं जो हमारी निधि में नहीं है, जो हमारे क्षेत्र में नहीं है, जो हमारे अधिकार में नहीं है, उन चीजों के लिए भी हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं कि अधिक से अधिक काम हो। जैसे कि एक आप देखे होंगे कि जो मुख्यमंत्री राहत कोष वाला पैसा होता है, वो शहर का या गांव का कोई भी 12 बजे रात को भी वो व्यक्ति आता है, तो मैं बिना दल देखे, बिना जाति धर्म देखे मैं कहती हूँ कि आप 12 बजे आइए, मैं आपको पैड लिखूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके लिए एक आग्रह किया जाएगा कि आपको मिले। और आपको मैं एक छोटी सी घटना बताती हूँ कि एक बार ऐसे घटना हुआ था। हमारे एक कार्यकर्ता ने कहा कि वो तो फला व्यक्ति किसी दूसरे दल का था, आपने उसे क्यों पैसा दिया, आपको नहीं देना चाहिए था या आपको हमसे पूछना चाहिए था। हमने उससे कहा कि अगर कोई मर रहा है, वो हमारा विरोधी है, हमारा विपक्षी है, दूसरे दल का है, दूसरे जाति धर्म का है, तो मैं यह नहीं देखूंगी। अगर कोई मर रहा है तो मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उसकी जान बचाऊं, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी भी दल का हो। और वो काम हम लोग बखूबी करते हैं। हमारे कार्यालय पे भी केवल गाजीपुर सदर विधानसभा के नहीं, अन्य जनपदों से भी लोग आते हैं। और मैं बेझिझक, कोई ये भेदभाव किए बिना नहीं कि ये हमारा वोटर है, हमारा मतदाता नहीं है, हमारा वोटर नहीं है, बिना भेदभाव के कोई भी कभी भी आप अपरिचित बन के आइए और देखिए। अगर वो काम होने लायक रहता है, दो पक्षों का विवाद उसमें नहीं रहता है, तो मैं निसंकोच उसे पैड लिखती हूँ, उसके लिए फोन करती हूँ, उसका काम होता है। लेकिन जहाँ 2 पक्षों की बात होती है तो वहाँ हम लोग सोचते हैं, वहाँ हम लोग समझौता करने का प्रयास करते हैं, किसी एक पक्ष से बोलने से परहेज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायिका जी, आपका हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थी संगीता बलवन जी। देश की प्रगति में जो काम आए, देश की प्रगति में जो काम आए, ऐसी बुलंद आवाज बनेंगे हम। देश की प्रगति में जो काम आए, ऐसी बुलंद आवाज बनेंगे हम। हर नागरिक जिसे गुनगुना सके, ऐसी गजल गीत साज बनेंगे हम। धन्यवाद। जय हिंद। एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखना बार बार देखना। जी हाँ, एक इंसान कभी बेटा होता है तो कभी किसी का पिता, कभी छात्र तो कभी किसी का गुरु। एक इंसान अपने जीवन काल में कई भूमिकाएं निभाता है। आज हमारे साथ जो शख्स है, उनके राजनीतिक विचार, उनके राजनीतिक पहलू के बारे में आप तो बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज उनके गैर राजनीतिक जीवन पर हम कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे।